रुक जाएं। अगर आप 2026 में क्रोएशिया वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि क्रोएशिया में गैर मुल्की वर्कर्स से मुतालिक कवानीन में आम तब्दीलियाँ की गई हैं। और अगर आपने पुरानी मालूमात पर अप्लाई किया तो आपका वक्त, पैसा और मेहनत तीनों ज़ाया हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तरफ कहा जा रहा है कि क्रोएशिया ने वीज़ा खोल दिया है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अब क्रोएशिया जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई अब 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है? कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? और सबसे अहम बात, अगर आप आज अप्लाई करें तो किन नई शराइत का ख्याल रखना ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल अपडेट की बुनियाद पर आम तब्दीलियां आसान ज़ुबान में समझाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे फैलने वाली कौन सी खबरें दुरुस्त हैं और कौन सी सिर्फ अफवाहें हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले ये जान लें कि क्रोएशिया ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि नए कवानीन के ज़रिए वर्क परमिट सिस्टम को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाया है। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें, मुस्तनद कंपनी से जॉब ऑफ़र हासिल करें और तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल हों तो आज भी क्रोएशिया जाना मुमकिन है। तो आइए आप एक एक करके तमाम नई तब्दीलियाँ तफसील से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रोएशिया में जो नई तब्दीलियाँ की गई हैं, इनका मकसद गैर मुल्की वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद करना नहीं है, बल्कि पूरे वर्क परमिट सिस्टम को ज़्यादा शफाफ और मुनज़्ज़म बनाना है। पिछले कुछ सालों में क्रोएशिया में हज़ारों गैर मुल्की वर्कर्स मुख्तलिफ ममालिक से आए, लेकिन इस दौरान कुछ जैली कंपनियों और गैर कानूनी एजेंट्स की वजह से हुकूमत को कवानीन मज़ीद सख्त और वादे बनाना पड़े। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर यह सुन रहे हैं कि क्रोएशिया ने वर्क वीज़ा बंद कर दिया है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा है कि अब हर शख्स आसानी से जा सकता है तो ये भी मुकम्मल हकीकत नहीं है। असल हकीकत ये है कि अगर आपके पास एक कानूनी जॉब ऑफर है तो आप तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ अप्लाई करते हैं तो आज भी क्रोएशिया जाना मुमकिन है। अब बात करते हैं पहली बड़ी तब्दीली की। क्रोएशिया ने कई आम वर्क परमिट्स की मुद्दत पहले के मुकाबले में ज़्यादा रखने की सहूलत मुतारिफ कराई है। एक अच्छी और कानूनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो बार बार परमिट रिन्यू करवाने की ज़रूरत कम हो सकती है। ये तब्दीली ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लंबे अरसे तक एक ही कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, अब हुकूमत सिर्फ वर्कर को नहीं बल्कि कंपनी को भी ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहरा रही है। अगर कोई कंपनी गैर मुल्की वर्कर्स को तनख्वाह न दे, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे या जैली भर्तियाँ करे तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए अगर आपको किसी कंपनी से जॉब ऑफ़र मिलती है तो सिर्फ तनख्वाह देख कर फैसला ना करें। ये ज़रूर चेक करें कि कंपनी रजिस्टर है या नहीं, इसका दफ्तर मौजूद है या नहीं, इसकी वेबसाइट और राब्ता मालूमात दुरुस्त हैं या नहीं, जॉब ऑफ़र लेटर पर कंपनी के मुकम्मल मालूमात दर्ज हैं या नहीं। ये चंद मिनट की तफसील आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकती है। तीसरी बड़ी अपडेट, एक और अहम बात यह है कि अब जिस कंपनी के नाम पर आपका वर्क परमिट जारी होगा आपको इसी कंपनी के कवानीन के मुताबिक काम करना होगा। अगर आप बगैर कानूनी तरीक़ाकार के कंपनी तब्दील करते हैं तो बाद में इमिग्रेशन के मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए हमेशा कानूनी तरीके से ही कंपनी तब्दील करें। अब सवाल आता है क्रोएशिया में इस वक्त किन शोबों में सबसे ज़्यादा नौकरियां मौजूद हैं। दोस्तों, अगर हम मौजूदा मार्केट को देखें तो सबसे ज़्यादा डिमांड इन शोबों में है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस स्टाफ, होटल और रेस्टोरेंट स्टाफ, क्लीनर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर और केयर गिवर वर्कर। अगर आपके पास इनमें से किसी भी शोबे का तजुर्बा है तो आपके लिए मौके निस्बतन बेहतर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ तजुर्बा काफ़ी नहीं होता, कंपनी को भी कानूनी तौर पर आपको स्पॉन्सर करना होता है। अब बात करते हैं तनख्वाहों की। ये सवाल तकरीबन हर शख्स पूछता है कि क्रोएशिया जाकर कितनी सैलरी मिलती है। इसका एक ही जवाब नहीं है, क्योंकि हर जॉब और हर कंपनी की तनख्वाह मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर फैक्ट्री और वेयर हाउस की नौकरियों में तनख्वाह निस्बतन कम होती है, जबकि कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल और दीगर स्किल्ड जॉब में ज़्यादा तनख्वाहें मिल सकती हैं। अगर ओवर टाइम मिल जाए तो माहाना आमदनी मज़ीद बेहतर हो सकती है। लेकिन सिर्फ तनख्वाह देखकर फैसला ना करें। हमेशा ये भी देखें कि कंपनी रिहाइश देती है या नहीं, खाना शामिल है या नहीं और ओवर टाइम की अदायगी किस हिसाब से होती है। ये तमाम चीज़ें आपकी असल आमदनी पर असर डालती हैं। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से लोग आज भी क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैं अगले हिस्से में बताऊंगा।
जहां हम ज़रूरी डॉक्यूमेंट, वीज़ा प्रोसेस, अखराजात और फ्रॉड से बचने के तरीके भी तफसील से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। अब बात करते हैं इस सवाल की जो तकरीबन हर शख्स पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर उर्दू बोलने वाले ममालिक से लोग आज भी क्रोएशिया वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन कुछ अहम शराइत के साथ। सबसे पहले आपके पास एक कानूनी जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। जॉब ऑफ़र सिर्फ ये कहना कि मैं क्रोएशिया जाकर नौकरी तलाश कर लूँगा काफ़ी नहीं होती। आमतौर पर वर्क परमिट की दरख्वास्त एक रजिस्टर्ड कंपनी की जानिब से की जाती है। इसके बाद आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है जिसके मेयाद मुनासिब मुद्दत तक बाकी हो। इसके अलावा कंपनी आपसे तालीम, तजर्बे या दीगर दस्तावेज़ात भी मांग सकती है जो जॉब की नौइयत पर मुनहसर है। अब एक बहुत अहम बात, आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये दावा करते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट दो, बाकी सब कुछ हम करवा कर देंगे। अगर कोई शख्स आपसे बगैर जॉब ऑफ़र या बगैर किसी वाज़ेह दस्तावेज़ात के बारी रकम मांगता है तो फ़ौरन मुताद हो जाए। हमेशा याद रखें कि एक कानूनी प्रोसेस में आपको मालूम होना चाहिए आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी जॉब क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी होगी, रिहाइश कौन फराहम करेगा, मुआहदे की शराइत क्या हैं। अगर ये मालूमात वाज़ेह नहीं हैं तो पैसे देने से पहले अच्छी तरह तहकीक करें। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वीज़ा कितने दिन में आता है। दोस्तों, इसका कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता। ये इस बात पर मुनहसर है कि आपकी फ़ाइल कब जमा हुई, मुतलका इदारों में कितना काम है और क्या आपकी तमाम दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं। इसीलिए अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको 10 दिन या 15 दिन में वीज़ा लगवा कर दूँगा तो ऐसे दावों पर अंधा एतमाद बिल्कुल भी ना करें। अब एक और अहम सवाल, क्या क्रोएशिया जाकर बाद में दूसरे यूरोपीय ममालिक में जाया जा सकता है? देखिए, ये मौजू काफ़ी एहसास है। अगर आपके पास क्रोएशिया का वर्क परमिट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाकर कानूनी तौर पर काम कर सकते हैं। हर मुल्क के अपने इमिग्रेशन और वर्क कानून होते हैं, इसीलिए हमेशा इसी मुल्क के कानून पर अमल करें जिस मुल्क का आपके पास वर्क परमिट है। अब बात करते हैं सबसे आम गलतियों की। बहुत से लोग जल्दबाजी में ये गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, किसी भी फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप नंबर पर फ़ौरन इत्मीनान कर लेना। दूसरी गलती, बगैर कंपनी की तस्दीक के एडवांस रकम भेज देना। तीसरी गलती, जॉब ऑफ़र लेटर को पढ़े बगैर दस्तखत कर देना। चौथी गलती, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर फैसला कर लेना बगैर ऑफिशियल मालूमात चेक किए। दोस्तों, अगर आप इन 4 गलतियों से बच गए तो फ्रॉड का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने क्रोएशिया के नए वर्क वीज़ा कानून से मुतल्लिक आपके बहुत से सवालात के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस में इसका जवाब ज़रूर दूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात किसी का वक्त, पैसा और मुस्तकबिल बचा ले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि यूरोप की जॉब्स, वर्क वीज़ा और इमिग्रेशन से मुतल्लिक हर नई और मुस्तनद अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं मिलूँगा एक और नई मुस्तनद और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।